हम ये थ्योरम कर रहे थे, इसमें हमने 1 इम्प्लाइज 2 का प्रूफ कर लिया था। अब हम 2 इम्प्लाइज 3 का प्रूफ करेंगे। 2 में हमें क्या गिवन है, जब भी कोई वेक्टर W को ऑर्थोगोनल है तो वो पक्का क्या हो जाएगा, 0। और हमें प्रूफ करना है कि हम V के हर एलिमेंट को W के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। मीन्स V इज स्पैन्ड बाय W। तो हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे और उसको W के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख के दिखा देंगे। ठीक है, तो हमने U एक वेक्टर लिया V में से। ठीक, फिर उसके बाद हम एक नया वेक्टर V डिफाइन कर रहे हैं। सच दैट V हमने कैसे डिफाइन किया, U माइनस समेशन इनर प्रोडक्ट U UI वेयर ये जो U1 U2 UN है ये किसके एलिमेंट थे, ये W के एलिमेंट थे। और W हमें एक ऑर्थोनॉर्मल सेट दे रखा था। ठीक है, U तो हमने V का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था जिसको हमें UIs के कॉम्बिनेशन में लिख के दिखाना था। और इसके बाद हमने एक नया वेक्टर V डिफाइन किया जो कि हमने ये ले लिया। ठीक है, अब हम V की UJ के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। V की वैल्यू पुट कर दी, UJ ऐसे कैसा, इनर प्रोडक्ट कैसे होती है, U की हो जाएगी UJ के साथ। ठीक है, माइनस ये हमारा बाहर आ जाएगा बीइंग अ स्केलर, और UI की हो जाएगी UJ के साथ इनर प्रोडक्ट। ठीक है, फिर जब मैं इसमें I की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो ये होगा इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 UJ 0। I को 2 पुट करूंगी तो इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 UJ 0। फिर जब मैं I को J पुट करूंगी तो इनर प्रोडक्ट ऑफ UJ 1। और यहाँ भी क्या हो जाएगा UJ, तो ये बन जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ UJ। ठीक है, ये तो हमारा बच गया। और बाकी सारों की जो है वो इनर प्रोडक्ट हमारी 0 आती जाएगी। ठीक है ना, बाकी सारों की, क्योंकि UIs वाला जो सेट था हमारा W वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो हर किसी अलग अलग की इनर प्रोडक्ट 0 आती जाएगी, बस सेम की सेम के साथ 1 बचेगी। तो जब मैं I की वैल्यू J पुट करूंगी सिर्फ तब ये बचेगा। UJ की इनर प्रोडक्ट तो 1 हो गई और यहाँ बच गया इनर प्रोडक्ट ऑफ UJ, बाकी सब 0। और सेम में से सेम चीज माइनस की तो आंसर आ गया 0। इसका मतलब V एक ऐसा एलिमेंट है कैपिटल V का जिसकी हर एक UJ के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही है। इसका मतलब V इज ऑर्थोगोनल टू ईच UIs या V इज ऑर्थोगोनल टू W। बट हमें गिवन क्या था, जब भी कोई वेक्टर V में बिलोंग करता हो और वो W को ऑर्थोगोनल हो तो वो वेक्टर 0 हो जाता है। नाउ स्मॉल v कैपिटल V में बिलोंग करता है और स्मॉल v W को ऑर्थोगोनल है, इसलिए बाय गिवन कंडीशन स्मॉल v क्या हो गया, 0। इसकी वैल्यू 0 आ गई V की। ठीक है, इसका मतलब U इज इक्वल टू समेशन दिस इंटू दिस। ये तो हमारे स्केलर हो गए। इसका मतलब U को हमने U1 U2 UN के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखकर दिखा दिया। इसका मतलब हम V के हर एलिमेंट को W के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। सो V इज इक्वल टू LW। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन में हमें गिवन है V इज इक्वल टू LW और हमें प्रूफ क्या करना है कि V के हर एलिमेंट को जब हम UIs के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो स्केलर ये आने चाहिए। ये तो हमें पता ही है कि हम V के हर एलिमेंट को W के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं और W के एलिमेंट थे U1 U2 UN। तो जब हम U को, जो कि V का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, इनके कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो स्केलर पक्का क्या आने चाहिए, इनर प्रोडक्ट ऑफ UI। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ में हमने मान लिया कि मान लो U को हमने इनके कॉम्बिनेशन में लिखा तो स्केलर क्या है, A1 A2 AN। और अब हमें A1 A2 AN की वैल्यूज निकाल के दिखानी है। उसके लिए हमने क्या किया, U की इनर प्रोडक्ट ले ली UJ के साथ। U की वैल्यू पुट कर दी, UJ ऐसे कैसा, समेशन AI स्केलर है बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, इनर प्रोडक्ट ऑफ UI एंड UJ। अब फिर से I की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो U1 UJ की इनर प्रोडक्ट 0। I की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो U2 और UJ की इनर प्रोडक्ट 0। लेकिन जब मैं I की वैल्यू J पुट करूंगी तो UJ की इनर प्रोडक्ट 1, ये बच गया AJ और बाकी सारी टर्म्स हमारी 0 हो गई। सो U और UJ की इनर प्रोडक्ट किसके बराबर आई, AJ के, या I लिखेंगे तो यहाँ I हो जाएगा और उसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो। सो U इज इक्वल टू समेशन UI। यही हमें प्रूफ करना था। अब हम करेंगे 4 implies 5 का प्रूफ। 4 में हमें गिवन है कि V के एलिमेंट्स को जब हम UIs के कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं तो ये स्केलर्स आ रहे हैं। अब 5वें में हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर मैंने U और V के 2 एलिमेंट लिए तो उनकी इनर प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, और ये हमें गिवन है कि जब U को UIs के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो ये स्केलर आता है। स्केलर में बस यहाँ U आ जाता है, यहाँ UI और इनकी इनर प्रोडक्ट। ठीक, सो इसमें हमने लिखा, मान लो एक एलिमेंट U था और एक एलिमेंट V था।
u को जब हम ui's के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह से v को अगर लिखते, देखो जब u को लिखते हैं तो यहाँ u आता है, यहाँ u आता है, यहाँ और यहाँ ui आता है। तो जब v के लिए लिखेंगे यहाँ v आएगा, यहाँ v आएगा, यहाँ u j आएगा। यहाँ i लिखा था तो समेशन i पे था, यहाँ j लिख दिया तो समेशन j पे हो गया। ठीक है, अब जस्ट हमें इस u और v की इनर प्रोडक्ट निकाल के दिखानी है। u की वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू पुट कर दी, ये स्केलर से हमारे बाहर आ गए। समेशन समेशन ये स्केलर बिना बार के बाहर आया, और इस स्केलर के ऊपर बार क्यों लगा, क्योंकि ये कोमा के बाद था। बच गई इनर प्रोडक्ट किस किस की, यू आई की किसके साथ, यू जे के साथ। ठीक है, अब हम पहले ये वाला समेशन चलाते हैं। जब मैं जे की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो यू आई की यू 1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0। जे की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो यू आई की यू 2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0। जब मैं जे की वैल्यू आई पुट करूंगी तो यू आई की यू आई के साथ हो जाएगी 1। यहाँ बचेगा इनर प्रोडक्ट वी यू आई का बार। ठीक है, वी यू आई के बार को क्या लिखेंगे, यू आई वी, और इसकी तो इनर प्रोडक्ट 1 बन जाएगी और बाकी सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो एक समेशन हमारा हट गया। ठीक है, बचा सिर्फ ये वाला समेशन, ये और ये बना था वी यू आई का बार, उसको लिख दिया यू आई वी, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। अब है कंडीशन 5 इम्प्लाइज कंडीशन 6। कंडीशन 5 क्या थी कि u और v अगर v के दो वेक्टर्स हैं तो उनकी इनर प्रोडक्ट ये आएगी। और कंडीशन 6 में हमें क्या निकालना है, इसमें हमें नॉर्म ऑफ u स्क्वायर निकालना है। इसका मतलब u की u के साथ इनर प्रोडक्ट निकालनी है। तो u और v के तो गिवन ही है। अब यहाँ v की जगह मैंने u ले लिया। ठीक है, तो यहाँ भी v की जगह u आ गया, और u की u के साथ करेंगे तो नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर। इसके कोऑर्डिनेट्स को उल्टा करना है तो बार लग जाएगा, फिर z इंटू जेड बार हो गया मोड ऑफ z का स्क्वायर, और ये इसके बराबर है। यही हमें प्रूफ करना था। अब कंडीशन 6 में हमें ये गिवन है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि W कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि W शुड बी मैक्सिमल ऑर्थोनॉर्मल सेट। मीन्स W से बड़ा कोई भी सेट ऑर्थोनॉर्मल नहीं होना चाहिए, या एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि W को, जिसकी कि W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आ रही हो, और जिसकी खुद के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आ रही हो, और W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रही हो, और वो एलिमेंट W में ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम उल्टा मान लेते हैं कि मान लो W कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई वेक्टर U डैश ऐसा होगा जिसकी कि सेम के साथ, खुद के साथ तो इनर प्रोडक्ट 1 आ रही है, और W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट उसकी 0 आ रही है, और हमने मान लिया कि वो वेक्टर W में नहीं है। ठीक है, W के बाहर कोई ऐसा वेक्टर है जो कि अपनी नॉर्म जिसकी 1 है, और W के हर एलिमेंट के साथ जिसकी इनर प्रोडक्ट 0 है। नाउ ये हमें गिवन था, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, और इसकी वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 + 0 + 0 + 0, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, एंड 1 = 0। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि हमने माना कि एक ऐसा एलिमेंट है जो W में नहीं है और जिसकी नॉर्म 1 है, और जिसकी यूजे हर एक एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रही है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, इसका मतलब W को कंप्लीट ना माने तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। इसका मतलब W मस्ट बी कंप्लीट। अब हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है। मान लो W सबस्पेस है R4 का। R4 की डायमेंशन कितनी होती है, 4। W इसका सबस्पेस है और W U1 U2 से जनरेट हो रहा है। हमें W परपेंडिकुलर की बेसिस निकालनी है। ठीक है, ये U1 था, ये U2 था, इस U1 U2 वाले सेट को हमने B नाम दे दिया, और आपको देखने से ही पता लग रहा है कि U2 U1 का या U1 U2 का स्केलर मल्टीपल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब U1 एंड U2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ थ्योरम थी कि अगर U1 U2 एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो, मतलब कि वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर, देन U1 एंड U2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, इसलिए U1 एंड U2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, ये दोनों W को जनरेट भी करते हैं, स्पैन भी करते हैं। इसका मतलब ये W की बेसिस बन गई। B इज अ बेसिस ऑफ W, और इसमें 2 एलिमेंट है तो W की डायमेंशन कितनी हो गई, 2। ये रिजल्ट हमें पता है, डायमेंशन का फॉर्मूला लगा दिया। इस V की डायमेंशन 4 थी, W की 2 है, तो इसकी भी कितनी आ गई, 2। ठीक है, तो हमें W परपेंडिकुलर की बेसिस निकालनी थी, तो हमें ये तो पता लग गया कि उसकी बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब हमें वो 2 एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया,
हमने स्मॉल w लिया w के परपेंडिकुलर में से, और चूंकि ये सबसेट हैं R4 के, डब्ल्यू भी और डब्ल्यू परपेंडिकुलर भी, तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, 4 ट्यूपल टाइप की। ठीक है, अब चूंकि स्मॉल w w के परपेंडिकुलर में है, इसका मतलब स्मॉल w की कैपिटल W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। जब स्मॉल w की कैपिटल W के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, तो इन पर्टिकुलर u1 और u2 के साथ भी 0 आएगी। ठीक है, अब w और u1 की इनर प्रोडक्ट निकालते हैं। ये w है और ये u1 था। w और u1 की इनर प्रोडक्ट कैसे निकलेगी, a1 इंटू 1 का बार प्लस a2 इंटू 2 का बार प्लस a3 इंटू 3 का बार प्लस a4 इंटू -2 का बार। लेकिन ये तो सारे रियल नंबर्स हैं, इनके बार तो वो खुद ही आ जाएंगे, तो ये आ गया a1 प्लस 2a2 प्लस 3a3 माइनस 2a4 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही w और u2 की निकाल ली, w की और u2 की, कितना बनेगा 2 इंटू a1 प्लस 4 इंटू a2 प्लस 5 इंटू a3 माइनस a4 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, फिर हमने मान लिया कि सपोज a4 की वैल्यू 0 है और a1 की वैल्यू 2 है, तो इस सारे को सॉल्व करके a3 इतना आ गया, a2 इतना आ गया, w के अंदर इनकी वैल्यू पुट कर दी। अगली बार मैंने मान लिया a4 इतना है और a1 इतना है, उस हिसाब से a3 a2 निकल के w इतना आ गया। तो ये दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं w परपेंडिकुलर में, और w परपेंडिकुलर में है तो अंडरस्टूड है इनकी w के हर एलिमेंट के साथ इन पर्टिकुलर u1 u2 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या है, 0। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स के सेट को हमने b डैश नाम दे दिया। नाउ b डैश इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ वेक्टर्स विच आर ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u2। b डैश की u1 u2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है, या ये कह दो कि b डैश की w के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। ठीक है, और इसीलिए ये बेसिस बन गया w परपेंडिकुलर की। देखो बेसिस बनने के लिए क्या होना चाहिए था, एक तो ये दो एलिमेंट होने चाहिए थे, एक ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए थे। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है। इस वेक्टर को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ 0 लिखा है, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 कभी भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, और इस वजह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। और फिर वो रिजल्ट लगा दो कि अगर किसी की डायमेंशन 2 हो और 2 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो वो पक्का उसकी बेसिस बन जाते हैं। ठीक है, और हमें बेसिस ही निकालनी थी w परपेंडिकुलर की, तो ये दोनों वेक्टर्स क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, काउंटिंग में ये 2 हैं और w परपेंडिकुलर की डायमेंशन भी 2 थी, इस वजह से ये बेसिस बन गई w परपेंडिकुलर की।